गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की आज की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, चेंजेस, इनोवेशन और इमर्जिंग एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में जो अपन ने लीडरशिप के बारे में पढ़ा था कि लीडरशिप होती क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, या किसी लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं अप्रोचेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स। ये क्या करते हैं, ये अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि आपको काम लोगों से क्यों करवाना है, कैसे करवाना है, और उनको काम क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इस लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि बेसिकली जो लीडर होते हैं ये कमांडर के थ्रू अपने फॉलोअर्स पर कंट्रोल करते हैं। उनको गाइड नहीं करते हैं, उनको कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस नज़र आता है लीडर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। अथॉरिटेरियन लीडर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं इंडिपेंडेंटली, और अब बाकी अदर ग्रुप और टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल उसमें ना के बराबर रखते हैं। तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप जो है वो तभी अप्लाइड करनी चाहिए जब सिचुएशन क्या हो, जहाँ पे समय बहुत कम हो आपके पास, या फिर ग्रुप स्टडी या डिस्कशन करते वक्त आपको कोई भी रिज़ल्ट आउटकम नहीं आ पाता हो। तो वहाँ पे आप अपनी इस अथॉरिटेरियन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको लगता है कि आपके टीम मेंबर्स कहीं शायद थोड़े अननॉलेजेबल है या थोड़े से अपडेट नहीं है, या उनके अंदर इस स्किल्स की कमी है, तो भी एक लीडर उस अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल को यूज़ कर सकता है। ऐसे ही जो ऑटोक्रेटिक अप्रोच है ये कब अच्छी मानी गई है, जब आपको डिसीजन जो हैं बहुत जल्दी लेने हैं और फ्रीक्वेंटली लेने होते हैं, और आपको उसमें एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप अथॉरिटेरियन लीडरशिप को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही रहता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। लेविन ने अपनी स्टडी के अंदर क्या कहा कि जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कह रहे हैं, ये एक मोस्ट इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्टाइल मानी गई है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो अपने ग्रुप मेंबर्स को एज ए गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और इसके साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि हर एक ग्रुप मेंबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो लेविन ने अपनी स्टडी में क्या कहा कि जैसे कोई बच्चे हैं, चिल्ड्रन, इनको ग्रुप, अगर एक ग्रुप है जिसमें बच्चे हैं पर वो लेस प्रोडक्टिव हैं अदर मेंबर्स की तरह, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उनको पार्टिसिपेशन कराते हुए उनके अंदर इस स्किल्स को थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे ले जा सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेटिव लीडर होते हैं ये ग्रुप मेंबर को एनकरेज करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, अपनी बात को रख सकें और डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन भी दें। इसके अलावा उनको वो मोटिवेटेड भी करते रहते हैं और कुछ क्रिएटिविटी, ताकि और नया इनोवेटिव आइडिया वो प्रोड्यूस कर सकें। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने आप को अपनी टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर समझते हैं, और अपने कमिटमेंट को भी क्या करते हैं, फुलफ़िल करने की कोशिश करते रहते हैं। देन आता है आपका डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल, जिसे हम लोग कहते हैं लेज़े फायर। तो लेज़े फेयर क्या होता है कि रिसर्चर्स ने क्या फाउंड किया कि जो चिल्ड्रंस होते हैं अंडर जो डेलीगेटिव लीडरशिप है, इसके अंदर क्या है कि जो प्रोडक्टिव काम है वो बहुत ना के बराबर है इन तीनों ग्रुप के अंदर। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं किसी ग्रुप के अंदर, उनकी क्या डिमांड है, वो लीडर ये चाहते हैं कि वो उनको थोड़ा सा कम कॉपरेशन कराते हैं, और उनको थोड़ा अपना काम करने के लिए फ्री नहीं छोड़ा जाता अंडर दिस लीडरशिप स्टाइल। तो जो डेलीगेटिव लीडर्स होते हैं वो अपने ग्रुप मेंबर को बहुत कम गाइडेंस देते हैं, डिसीज़न मेकिंग कभी कभार उन पर छोड़ देते हैं कि हाँ आप अपने डिसीजन खुद ले लीजिए। पर ये स्टाइल यूज़फुल कब है, जब आपको लगता है कि आपके यहाँ पे जो डिसीज़न मेकिंग में लोग इन्वॉल्व हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और उनको मोटिवेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही लेविन ने भी इस बात को कहा। लेविन ने, जब हम लेज़े फायर लीडरशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमारे ग्रुप को डायरेक्शन की लैकनेस है, कोई समझ नहीं पा रहा कि हमें कहाँ जाना है, कि और जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं और उनकी मिस्टेक्स को बताते रहते हैं, तो हमें ये इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं टेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप के। 1940 के अंदर जो लीडरशिप स्टाइल पढ़ी गई थी या क्रिएट की गई थी, तो इस बात पे थी कि हर पर्सन लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये जो ट्रेट थ्योरी है, ये फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट का एक रिजल्ट है जिसे कहा जा रहा है। शुरू में इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, ग्रेट मैन थ्योरी, जिसका असली मतलब क्या था, जो कि ग्रीक और रोमन वर्ड से निकाला गया था कि जो लीडर्स हैं वो बॉर्न होते हैं बल्कि मेड नहीं, बनाए नहीं जा सकते। तो मैनी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि हर पर्सन का फिजिकल, मेंटल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग अलग होते हैं। तो जो ग्रेट मैन थ्योरी है, उन्होंने इस बात पे ज़्यादा रिसर्च करी कि हर बंदे का जो ये ट्रेट हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। तो इस लीडरशिप थ्योरी के रिसर्च के अंदर जो राल्फ एम स्टॉकडेल थे, उन्होंने फाउंड क्या किया कि कुछ आपकी लीडरशिप के अंदर एबिलिटी भी होती है, कुछ ट्रेट्स भी होते हैं। ये जो एबिलिटी या ट्रेट्स है, कुछों के अंदर 5 फिजिकल ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे उनका अपीयरेंस, उनके एनर्जी लेवल, उनका हाइट, इंटेलिजेंस लेवल, जैसे उनका कितने आईक्यू लेवल है उनका। ऐसा ही आपकी 16 पर्सनालिटी, जैसे उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, एंथुजियाज्म है उनके अंदर नहीं है, एग्रेसिवनेस होती है नहीं होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर है या नहीं, या फिर 6 टास्क रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अचीवमेंट, ड्राइव, इनिशिएटिव, परसिस्टेंस, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या नहीं, कोऑपरेटिवनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हर बंदे के अंदर ट्रेट्स हो सकती हैं। तो अगर हम बहुत रिसेंट की बात करें तो रिसर्चर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया है कि लीडरशिप के अंदर मोटिवेशन, यानी कि हैविंग अ डिज़ायर टू लीड आउट हंग्री फॉर पावर, टू लीड बट नॉट हंग्री फॉर पावर, मतलब ये वो लोग हैं जो कि अपनी नीड्स को, डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं पर ये पावर नहीं चाहते। ड्राइव, इसके अंदर वे कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, एम्बिशियस होते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, हर काम को आगे बढ़ के लेना चाहते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है ये काफ़ी अच्छा है। और इन जनरल अगर देखा जाए, जो लीडरशिप की स्टडी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये कुछ सक्सेसफुल अप्रोचेस में नहीं मानी गई, क्योंकि इसके अंदर लीडरशिप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इस थ्योरी के अंदर कुछ लूप होल्स थे। तो मोर अगर हम देखें तो ट्रेट अप्रोच क्या है कि हमें एक फुल्ली तरीके से एस्टिमेशन नहीं देती कि हमें कि पर्सन के अंदर कितनी ट्रेट्स या पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए। तो अलग अलग स्टडी ने अलग अलग बात को बोला है, इसलिए हम नेक्स्ट थ्योरी पे भी मूव कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी आती है आपकी बिहेवियरल अप्रोच। इसमें क्या है कि ट्रेट थ्योरी के अंदर पहले हमने देखा कि कुछ कमियां थी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। तो इन्होंने क्या बताया कि लीडरशिप जो है बेसिकली ट्रेड थ्योरी पे ध्यान दे रही थी, बट बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है कि बिहेवियर जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यदि इस अप्रोच की बात करें, जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो वहाँ पे आपका जो है ये बिहेवियर, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपका अपने एम्प्लॉय के साथ गुड बिहेवियर है तो उसके मोरल को आप बिल्डअप कर सकते हो, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को आप बिल्डअप कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम देखें कि बिहेवियरल अप्रोच ट्रेट अप्रोच से कैसे डिफरेंट है, तो सबसे पहली चीज़ क्या समझ में आती है कि जो ट्रेट अप्रोच थी वो ये कह रही थी कि लीडर्स के अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं, जबकि ये जो थ्योरी है ये बिहेवियर पर डिपेंड करती है। ऐसे ही ट्रेट थ्योरी क्या कह रही थी कि तो चाहे लीडर्स हों चाहे नॉन लीडर्स हों, उनके अंदर ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे जो बिहेवियर थ्योरी वो यह कहती है कि आपका जो बिहेवियर है वो आपकी परफॉर्मेंस को और आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को सिचुएशन के बेस पे अलग अलग डिपेंड करेगा। यदि हम बिहेवियर अप्रोच को क्रिटिसिज्म देखते हैं तो सबसे पहली बात क्या समझ में आती है कि बिहेवियर जो है सिचुएशन बेस्ड है। अगर आपने आज किसी सिचुएशन पे अपनी लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जहाँ पर आपका बिहेवियर पॉजिटिव था तो बात ठीक, बट वही सेम बिहेवियर आप किसी अदर सिचुएशन पे रखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपकी लीडरशिप काम ना आए। ऐसे ही ये जो अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच, ये इस बात पर कंसीडर नहीं कर रही कि टाइम फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है,
क्योंकि हो सकता है आपने जो बिहेवियर प्रेजेंट किया था या आपने जो एक्शन किया था इन द लीडरशिप स्टाइल, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फैक्टर पे तो अप्रोप्रिएट था, पर अदर टाइम फैक्टर पे वही सेम बिहेवियर अप्रोप्रिएट होगा ये भी ज़रूरी नहीं माना गया है इसके अंदर। इसलिए हम इसमें तीसरी थ्योरी को भी मूव कर सकते हैं। तीसरी थ्योरी है आपकी सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी जो सिंगल लीडरशिप स्टाइल है इज़ बेस्ट। ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके खुद की लीडरशिप स्टाइल पे और आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग पे कि आप टास्क को कैसे कंप्लीट करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो मोस्ट इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं ये वो होते हैं जिनको अपनी सिचुएशंस पे अपने आप को चेंज करना और अपनी स्टाइल को चेंज करना आता है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ये रेफ़र करती है बाय हार्शले ब्लैंकेट, जिन्होंने कहा कि बाद में ये डॉक्टर पॉल हर्सन ने भी इसमें बात कही सिचुएशनल लीडर के अंदर कि इसको हम क्या कहते हैं, हार्शले ब्लैंकेट लीडरशिप स्टाइल। तो इन्होंने 4 प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताया था। पहला वन, इन दिस लीडरशिप स्टाइल द लीडर टेल पीपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दूसरी, इस स्टाइल के अंदर लीडर्स और फॉलोअर्स, लीडर्स ने अपने आइडिया को सेल करके बताया और ये मैसेज दिया कि आप लोग इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। देन आता है पार्टिसिपेटिंग। इस अप्रोच के अंदर जो लीडर हैं उन्होंने डायरेक्शन तो कम दी और मेंबर को क्या दिया कि आप पार्टिसिपेशन करिए और एक न्यू आइडिया को डेवलप करिए और डिसीज़न ले लीजिए। ऐसे ही चौथी, डेलीगेटिंग के अंदर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपने आप को कम इन्वॉल्व किया, अपना स्टाइल को कम किया और ग्रुप मेंबर को क्या किया कि आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देखिए कि चीज़ें कैसे ही हो रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।